नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी कि दैनिक जीवन में रसायन की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने केमिस्ट्री के दैनिक जीवन में विभिन्न उपयोग देखे थे। केमिस्ट्री के कौन कौन से या केमिस्ट्री के ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनका दैनिक जीवन में हम काम में लेते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कुछ ड्रग्स के बारे में, कुछ मेडिसिन्स के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की कि उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के आधार पर, टारगेट मॉलिक्यूल्स के आधार पर, उनकी केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, ऐसे 3-4 प्रकार के क्लासिफिकेशन हमने देखे थे। फिर हमने बात की थी कि ये एंजाइम्स पर किस प्रकार से क्रिया करते हैं, एंजाइम की रिसेप्टर से कैसे क्रिया होती है, ये किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह से काम करते हैं अथवा उसको ये रोक देते हैं। फिर हमने 2 प्रकार के ड्रग्स के बारे में पढ़ा था, एक एगोनिस्ट और एक एंटागोनिस्ट। ये जाना था कि एक जो रिसेप्टर की एक्टिविटी में चेंज ला देते हैं इनको एगोनिस्ट कहते हैं, और जो रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं, कोई चेंज नहीं लाते, उनको एंटागोनिस्ट कहते हैं। दोनों प्रकार की मेडिसिन हमारे लिए उपयोगी हैं। इसके अलावा हमने फिर आगे इनका डिटेल में पढ़ना शुरू किया था और 2 प्रकार का हम पढ़ चुके थे। एक हमने एंटासिड के बारे में पढ़ा था कि एंटासिड्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से काम में लिए जाते हैं, और दूसरा हमने एंटीहिस्टामिन्स के बारे में पढ़ा था। ये 2 हम पिछली कक्षा में पढ़कर आए थे। इस आज वाली कक्षा में हम पढ़ेंगे कुछ हम तंत्रिकीय औषधियों के बारे में पढ़ेंगे, हम एनाल्जेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की कि एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स के आने के बाद में किस तरह का रिवोल्यूशन हुआ, ये जो चिकित्सीय क्रांति किस प्रकार से आई एंटीबायोटिक के बाद में, इनकी खोज के बाद में। हम कुछ एंटीसेप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, डिसइंफेक्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस सब को आज हमें डिटेल में पढ़ना है। तो एक एक ड्रग या मेडिसिन किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से इनकी खोज हुई, इनके स्ट्रक्चर्स के क्या महत्व हैं, इनको हमें इस कक्षा में ध्यान से समझना है। तंत्रिकीय सक्रिय औषध प्रशांतक तथा पीड़ाहारी तंत्रिकीय सक्रिय औषध है। प्रशांतक मतलब ट्रैंक्विलाइजर्स। ये समझे ये क्या है। प्रशांतक रासायनिक यौगिकों का वह वर्ग है जिसका उपयोग तनाव अथवा छोटी बड़ी मानसिक बीमारियों में किया जाता है। जब कभी हमें टेंशन होता है तो हम क्या लेते हैं, उसमें ट्रैंक्विलाइजर्स काम में लेते हैं, या थोड़ी बड़ी जो कुछ भी मानसिक बीमारियां होती हैं उसमें भी हम ट्रैंक्विलाइजर्स काम में लेते हैं। यह नींद की गोलियों के आवश्यक घटक होते हैं। प्रशांतक अलग अलग क्रियाविधियों से कार्य करते हैं, जैसे कि नॉरएड्रेनालिन एक तंत्रिकीय संचारक है जो मनोदशा परिवर्तन में भूमिका निभाता है। इसको समझे देखो, हमारे शरीर में नॉरएड्रेनालिन बनता है। ये क्या करता है, हमारे मूड चेंज करता है। अब बात को समझने की कोशिश करें। यदि हमारे शरीर में नॉरएड्रेनालिन की मात्रा कम सिक्रीट हो रही है, हमारे शरीर में नॉरएड्रेनालिन की मात्रा कम सिक्रीट हो रही है, तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, वो तनावग्रस्त हो जाएगा, वो अवसादग्रस्त हो जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो हमें ऐसा केमिकल या ऐसी ड्रग या ऐसा मेडिसिन देनी पड़ेगी जो नॉरएड्रेनालिन को सक्रिय कर दे, और जितना ज़्यादा नॉरएड्रेनालिन सक्रिय होगा उतना ही ज़्यादा उसकी जो मनोदशा है वो पूर्णतः वापस से ठीक हो जाएगी। तो यानी कि एंटी डिप्रेसेंट कुछ काम में लिए जाते हैं। इप्रोनाइजिड और फिनाइलजिन ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स आपको दिखाई दे रही हैं जो कि प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। यदि किसी कारण से नॉरएड्रेनालिन की मात्रा कम हो तो संकेत भेजने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है तथा व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है, यानी कि डिप्रेशन में आ जाता है। ऐसी स्थिति में प्रति अवसादक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की जरूरत पड़ती है या एंटी डिप्रेसेंट औषधियों की जरूरत पड़ती है। ये औषध नॉरएड्रेनालिन के निम्नीकरण उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम को संदमित कर देती है। मतलब समझे, एंजाइम क्या कर रहा है कि नॉरएड्रेनालिन जिसको सिक्रीट होना चाहिए था उसको वो सप्रेस कर रहा है। उस सप्रेस को रोकने के लिए कि वो सप्रेस ना करे, नॉरएड्रेनालिन सिक्रीट होता रहे, तो उस एंजाइम को ये क्या करती है, कम कर देती है। कौन? एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ। इनमें कौन कौन सी हैं? क्लोरडाइजेपोक्साइड
और मेप्रोबमेट, ये दोनों किस काम में लेते हैं? इनको तनाव को दूर करने के लिए काम में लेते हैं, ये माइल्ड ट्रैंकुलाइजर्स हैं। ये क्लोरडाइज़ेपॉक्साइड का फॉर्मूला आपके सामने दिखाई दे रहा है, सूत्र। हाँ, यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप बहुत अधिक जोर इस पर ना दें कि इनका फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करें कि भाई क्लोरडाइज़ेपॉक्साइड का फॉर्मूला क्या है, और पूरा बैठकर आप उसको याद करें, बिना देखे लिखें, इतना ज़्यादा प्रयास ना करें तो परेशान ना हो। हाँ, लेकिन यह जरूर याद रखें कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ कौन सी दी जाती हैं, या क्लोरडाइज़ेपॉक्साइड किसका एग्जाम्पल है, मेप्रोबमेट किसका एग्जाम्पल है, इक्वेनिल किसका एग्जाम्पल है, ये जरूर याद रखें। या हम कहें कि तनाव को दूर करने के लिए या डिप्रेशन को दूर करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ दी जाती है, उनके उदाहरण क्या क्या हैं, तो यह हमें याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर पर आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। इक्वेनिल का उपयोग अवसाद और अति तनाव नियंत्रण में किया जाता है। जब कभी डिप्रेशन हो या हाइपरटेंशन हो, उस समय इक्वेनिल काम में लेते हैं। बार्बिट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न जैसे वेरोनल, एमिटल, वेलियम प्रशांतक हैं, इन्हें बार्बिट्यूरेट्स कहते हैं। बार्बिट्यूरेट्स निद्राजनक होते हैं। देखो, एक तो आप ये थोड़ा सा याद कर लो या समझ लें कि ये जो ट्रैंकुलाइजर्स है ना, ये जनरली या तो बार्बिट्यूरेट्स है, या तो क्या है, बार्बिट्यूरेट्स या ओपिएट्स है। ओपिएट्स मतलब ये ओपियम यानी कि पोस्त के दानों से बनते हैं। तो अधिकतर क्या होते हैं, ये या तो बार्बिट्यूरेट्स होते हैं या ये ओपिएट्स होते हैं। अब बार्बिट्यूरेट्स में कौन कौन से हो सकते हैं? ये बनेंगे किससे? बार्बिट्यूरिक एसिड से। और बार्बिट्यूरिक एसिड से जो डेरिवेटिव्स बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं? वेरोनल है, एमिटल, वेलियम। लेकिन इनमें दिक्कत क्या है? इनसे नींद आती है। ये वेरोनल का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये वेलियम है, और सबसे लास्ट में राइट हैंड साइड में सेरोटोनिन लिखा हुआ है। पीड़ाहारी एनाल्जेसिक्स, पीड़ाहारी दर्द को बिना चेतना क्षीणता, मनोसंभ्रम, असमन्वय या पक्षाघात अथवा तंत्रिका तंत्र में कोई बाधा उत्पन्न किए बिना कम अथवा समाप्त कर देते हैं। इस तरह की कोई भी स्थिति, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा, या पैरालिटिक अटैक हो गया है, या किसी तरह की हमें चेतना क्षीणता हो रही है, ठीक है ना, तो उस समय में हम पीड़ाहारी काम में लेंगे, एनाल्जेसिक्स काम में लेंगे। ये क्या करेंगे? या तो उसको कम कर देंगे पीड़ा को, या उसको समाप्त कर देते हैं, और तंत्रिका तंत्र में हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं, कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं नॉन नार्कोटिक, एक होते हैं नार्कोटिक। एक तो नार्कोटिक पीड़ाहारी कहलाते हैं, यानी कि अस्वापक पीड़ाहारी, नॉन नार्कोटिक, और दूसरा है नार्कोटिक पीड़ाहारी, यानी कि जिसको हम कहते हैं स्वापक पीड़ाहारी। अस्वापक पीड़ाहारी या नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, ये क्या है? एस्पिरिन तथा पैरासीटामोल अस्वापक पीड़ाहारी हैं। एस्पिरिन प्रोस्टाग्लैंडिन नामक रसायनों को, जो कि ऊतक में प्रदाह उत्पन्न करते हैं, के संश्लेषण को संदमित करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा है कि हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का ये रसायन है जो हमारे शरीर के ऊतकों में प्रदाह उत्पन्न कर रहा है। तो उसको रोकने के लिए, उसको संदमित करने के लिए, उसको इनहिबिट करने के लिए एस्पिरिन अथवा पैरासीटामोल काम में ली जाती है। पैरासीटामोल का उपयोग जानते हैं कि किसको? ज्वर को कम करने के लिए, यानी एंटीपायरेटिक ड्रग है ये बुखार को या ज्वर को कम करने में भी काम में आती है। यह औषध कंकाल की पीड़ा जैसे कि संधि शोध के कारण होने वाली पीड़ा को आराम देती है। यह ज्वर को भी कम करती है, एंटीपायरेटिक है, और बिंबाणु के स्कंदन को रोकती है, कोएगुलेशन को भी यह रोक देती है। रक्त का थक्का ना बनने देने के प्रभाव के कारण एस्पिरिन का उपयोग दिल के दौरों को रोकने में होता है। आपने जनरल देखा होगा, डॉक्टर्स देते हैं जब कभी ब्लड को पतला करना हो, खून बहुत अधिक गाढ़ा हो जाता है, उस ब्लड को पतला करने के लिए एस्पिरिन देते हैं। तो एस्पिरिन का उपयोग और क्या है? क्योंकि अगर खून गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड बहुत थिक हो जाएगा, तो उससे हार्ट अटैक की संभावना रहती है। तो उसको रोकने के लिए एस्पिरिन या इकोस्प्रिन काम में लेते हैं, और उसमें जो मेन घटक वो क्या है? एस्पिरिन है। स्वापक पीड़ाहारी वो तो थे नॉन नार्कोटिक, ये है नार्कोटिक। मॉर्फिन तथा इसके सजात जब औषधीय मात्रा में दिए जाते हैं, यानी कि निश्चित मात्रा में दिए जाते हैं, तो ये पीड़ा से मुक्ति करते हैं और नींद लाते हैं। पहली वाले में नींद नहीं आ रही थी, इसमें नींद आती है। विषैली मात्रा में यह भाव शून्यता, सममूर्छा, मरुड़ और अंत में मृत्यु तक हो जाती है। तो यह हमें बहुत ध्यान से देखने की बात है कि ये स्वापक पीड़ाहारी नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स है, ये आवश्यक भी है। ये आवश्यक कब है? देखो क्यों दिए जाते हैं। ये आवश्यक है, जैसे मानो कोई ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन के बाद में हमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उस समय ये जो स्वापक पीड़ाहारी या नार्कोटिक ड्रग दी जाती है। इसके अलावा जैसे मानो
वो बर्थ के बच्चे के जन्म के बाद में माँ को दी जाती है, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा ना हो। तो ऐसी जब विशेष परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ, या जैसे बर्न केसेज है, जब जब व्यक्ति कहीं जल गया तो उस समय जलने पर बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, उस समय भी नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स देते हैं, लेकिन इनको बहुत निश्चित और सीमित मात्रा में दिया जाता है। यदि इनकी मात्रा अधिक हो जाए तो ये विष का काम करते हैं और इससे मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए कुछ लोग जो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं उनको बार बार ये समझाया जाता है कि आप इस प्रकार की ड्रग बिल्कुल ना लें। कई लोग क्या करते हैं, अपनी पीड़ा को कम करने के लिए ड्रग लेते हैं बिना डॉक्टर से पीछे हुए। ऐसा कभी भी नहीं करना है। हमें किसी भी प्रकार की कोई भी दवा बिना चिकित्सीय परामर्श के या बिना डॉक्टर की परमिशन के नहीं लेनी है, नंबर 1। नंबर 2, जब तक कि वो जितनी मात्रा कहें, जितने दिन तक कहें, बस वही लेनी है। क्योंकि जैसे ही ये जो दवाइयाँ हैं इनकी मात्रा कम या अधिक हो जाएगी, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानकारी होती है। और विशेष प्रकार से जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है और इनमें अंततः मृत्यु तक हो जाती है। तो इसके लिए हमें निश्चित मात्रा और विशेष परिस्थितियों में ही इनको लेना चाहिए, अन्यथा इनको नहीं लेना चाहिए। अस्वापक पीड़ाहारी मॉर्फिन, हेरोइन और कोडीन, आप जानते हैं ये डाइस्टाइल डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन को हेरोइन कहते हैं। ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप पर एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाता है, तब ये हेरोइन कहलाती है। ये वही हेरोइन है जिसकी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो ये नार्कोटिक ड्रग है, तो इसलिए इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। नींद अथवा बेहोशी उत्पन्न आती है, केवल जब डॉक्टर कहें तभी काम में ले सकते हैं। मॉर्फिन स्वापकों को कभी कभी ओपिएट्स या अहिफेनी भी कहा जाता है, क्योंकि यह पोस्त से प्राप्त होते हैं। यह पीड़ाहारी मुख्यतः शल्य क्रिया के बाद, यानी जब ऑपरेशन कराते हैं उसके बाद होने वाली पीड़ा, हृदयशूल, अंतिम अवस्था में कैंसर की पीड़ा, जब कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तब बहुत ज़्यादा पेन होता है, उस समय भी इनको दिया जाता है। या प्रसव पीड़ा में, डिलीवरी के बाद में आराम देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में और डॉक्टर के परामर्श से ही। इन नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक ड्रग्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। ये जब एंटीबायोटिक्स की जब खोज हुई तो उसने हमारा जीवन ही बदल कर रख दिया। कैसे बदल दिया कि पहले जो हमारी एवरेज लाइफ थी वो बहुत कम थी, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जीवाणु, विभिन्न प्रकार के वायरस, विभिन्न प्रकार के फंगस हमारे शरीर में इन्फेक्शन करते थे, और इन्फेक्शन करते थे तो बहुत जल्दी डेथ हो जाती थी। तो एवरेज लाइफ पहले बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन जब से एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल ऐसी दवाइयाँ जब बन गई तो उन्होंने हमारे शरीर में होने वाले इस प्रकार के असर को कम कर दिया या समाप्त कर दिया। जब समाप्त कर दिया, कम कर दिया, तो हमारी जो एवरेज लाइफ है, हमारा जीवन मान बढ़ गया, हमारी एवरेज लाइफ बढ़ गई। तो एंटीबायोटिक्स का हमारे जीवन में बहुत अधिक रोल है। एंटीबायोटिक्स कैसे खोज हुई और उसका किस प्रकार से वो कार्य करती है, इसको अब हम सीखते हैं। एंटीबायोटिक्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप ध्यान से समझें। देखो क्या मनुष्य और जीवों में रोग विभिन्न सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, वायरस, कवक अथवा अन्य परजीवियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। देखो है क्या, हमारे शरीर में जो रोग हो रहे थे या तो किसी वायरस के द्वारा हो रहे हैं, या बैक्टीरिया के द्वारा हो रहे हैं, या कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, या अन्य कोई पैरासाइट के द्वारा हो रहा है। तो हम क्या, हमारे पास सुविधा है, एंटीबायोटिक्स हमारे पास में, एंटीवायरल ड्रग्स है, एंटी फंगल हमारे पास ड्रग्स हैं। ये सब चीज़ हमारे पास में है जिनसे कि इनके विरुद्ध कार्य कर सकते हैं। एक और बात समझने की कोशिश करो यहाँ पर कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो बहुत सूक्ष्म जीव हैं, वो ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं, ऐसे रसायनों का उत्पादन करते हैं, वह रसायन उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या अन्य किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समाप्त करने में काम में लिया जाता है। बहुत कम मात्रा में हम काम में लेते हैं, जिस कारण से ये उन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए तो ये विषैले हैं, लेकिन हमारे शरीर पर ये विषैला प्रभाव नहीं डालते जब तक कि इनको सीमित मात्रा में या निश्चित मात्रा में नहीं लिया जाए। तो हुआ क्या था कि सबसे पहले सिफिलिस एक बीमारी थी, उसके इलाज के लिए आर्सफेमनिन नाम की दवाई बनाई गई। बहुत ध्यान से बात समझना। पहली बात तो हमने क्या कहा, एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स वे हैं या प्रतिजैविक वे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या सूक्ष्म जीवों से जो रसायन सिक्रीट हो रहा है उससे बनते थे। वो रसायन उन्हीं या अन्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के विरुद्ध काम में लेते थे, उनको मारने के लिए। ठीक है, तो पहले तो जब तक कि सिंथेसाइज नहीं की थी एंटीबायोटिक्स,
तब तक तो कहते थे केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या सूक्ष्म जीवों से मिलकर बनती है या उन्हीं से हमें प्राप्त होती है। लेकिन बाद में एंटीबायोटिक्स को सिंथेसाइज भी करने लग गए। अब जो एंटीबायोटिक्स बनती है वो सिंथेसिस से बन रही है, सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त नहीं हो रही। तो अब दोनों तरह की हो गई, जो सिंथेसिस करके भी आ रही हैं, जो संश्लेषण भी कर रहे हैं, जिनका लेबोरेटरी सिंथेसिस भी हो रहा है, और साथ में जो सूक्ष्म जीवों से भी प्राप्त हो रही हैं। तो सिफिलिस नामक बीमारी का इलाज करने के लिए सबसे पहले आर्स फेमिनिन दवा, जिसे सेल्वरसेन भी कहते हैं, सेल्वरसेन बनाई गई थी। ये एंटीबायोटिक था, ये शायद 1908 की बात है जब बनाई गई थी। अब ये क्या थी, ये विषैली बहुत थी, ये हमारे शरीर पर भी विषैला प्रभाव डाल रही थी। उस समय जो पॉल एलिस साइंटिस्ट थे वो इसके अलावा एजोडाइज पर भी काम कर रहे थे। देखो बड़े फॉर्चुनेट बात है कि जिस समय ये आर्स फेमिनिन उन्होंने दवाई बनाई थी, सेल्वरसेन जिसे कहते हैं, उसी समय साथ साथ ये एजोडाइज पर भी काम कर रहे थे। तब इन्होंने ये देखा कि जो आर्स फेमिनिन का स्ट्रक्चर है, जिसमें आर्सेनिक और आर्सेनिक के बीच में डबल बॉन्ड है, उसी प्रकार का स्ट्रक्चर एजोडाइज का होता है। बहुत ध्यान से बात समझो, जिस प्रकार से आर्स फेमिनिन जिसे सेल्वरसेन कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर में आर्सेनिक डबल बॉन्ड आर्सेनिक है और बाकी का स्ट्रक्चर है, लगभग उसी प्रकार का स्ट्रक्चर एजोडाइज का होता है। उसमें आर्सेनिक डबल बॉन्ड आर्सेनिक क्या है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आर्सेनिक, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब ये जो नाइट्रोजन और आर्सेनिक, ग्रुप 15 की बात करो, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, ये ग्रुप 15 है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ। तो ये एक जैसी स्थिति दिखाएंगे। तब वो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा बनाया जाए कि ये जो एजोडाइज है वो आर्स फेमिनिन जैसा बन जाए और उसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो भी कम हो। तब एक दवाई बनी प्रोंटोसिल। प्रोंटोसिल में जो एक दूसरा घटक था या उसका कंपोनेंट था, वो कंपोनेंट एंटीबायोटिक की तरह से काम कर रहा था और वो था सल्फानिलामाइड। ये एक इंपॉर्टेंट ड्रग निकली जो बाद में एक बहुत बड़ा क्लास बन गई, जिसे हम कहते हैं सल्फा ड्रग्स। तो बात समझ में आ रही होगी आपके, एंटीबायोटिक्स क्या हो गई, सूक्ष्म जीवों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ, उनका माइक्रोऑर्गेनिज्म को समाप्त करने अथवा कम करने, उनका निरोध करने के लिए काम में लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब इनको सिंथेसाइज भी किया जा चुका है या करते हैं। हाँ, ये देखो ये स्ट्रक्चर आ गई। अब इसमें सेल्वरसम को देखो आप, सबसे पहले आपको ये सेल्वरसम यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसको हमने आर्स फेमिनिन कहा था, ये सिफिलिस में काम ले रहा है। यहाँ देखो ये आर्सेनिक डबल बॉन्ड आर्सेनिक है, आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सेल्वरसम का, ठीक है। इसी प्रकार का अब यहाँ बिल्कुल सबसे नीचे राइट में सबसे नीचे आ जाओ, एजोरंजक या एजोडाइज, इसमें भी आप स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पर आर्सेनिक डबल बॉन्ड आर्सेनिक है, ऐसे यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है। ये दो आपको एरोमेटिक रिंग्स दिखाई दे रही है, यहाँ भी दो एरोमेटिक रिंग्स हैं। तो उन्होंने कहा ये जो, क्योंकि फॉर्चुनेटली वो एजोडाइज पर भी काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा इस प्रकार का हमें कंपाउंड बना दें जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तब आपको देखो राइट साइड में ऊपर दिखाई दे रहा है प्रोंटोसिल, इसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, बाकी स्ट्रक्चर इस जैसा है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, डिकम्पोजिशन होगा, तब क्या बनाएगा, ये सल्फेनिलामाइड। देखो ये जो NH2SO2, ये NH2SO2 रहा, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर 6CH4, और यहाँ ये जब हाइड्रोलाइसिस हुआ तो उससे बन गया ये NH2, तो ये बन गया सल्फानिलामाइड। अब ये जो सल्फानिलामाइड है ये क्या है, पेरेंट कंपाउंड है, ये जनक यौगिक है जिससे कि ढेर सारी सल्फा ड्रग्स को बनाया गया या सल्फा औषधियों को बनाया गया। और एक एग्जांपल यहाँ जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, सल्फापिरिडीन, ये सल्फापिरिडीन, बाकी स्ट्रक्चर सेम आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो NH2, ये CCH4 और ये SO2 यहाँ तक तो है, और NH2 का ये H हटा, यहाँ NH और जुड़ के आ गया पिरिडीन, सल्फापिरिडीन, सल्फा गुआनिडीन, ऐसे बहुत सारी सल्फा ड्रग्स को बनाया गया और एक बड़ा क्लास ये एंटीबायोटिक हमारे सामने आ गया। लेकिन इस सल्फा ड्रग्स के भी साइड इफेक्ट्स ज़्यादा थे। तो उसके बाद जब इसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा थे, काम में थी, इफेक्टिव थी, ऐसी बात नहीं इफेक्टिव नहीं थी, इफेक्टिव खूब थी, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी थे। इसके बाद जब दवाई निकली वो थी पेनिसिलिन, आपको याद हो, ये तो हम सब जानते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। पहले हम ये पढ़ें कि प्रोंटोसिल एक प्रतिजैविक है, शरीर में प्रोंटोसिल एक यौगिक सल्फानिलामाइड में परिवर्तित हो जाती है जो वास्तविक असरकारी यौगिक है। सल्फर औषध प्रतिजैविक होते हैं। पहले ये सल्फानिलामाइड संश्लेषित किए गए और इनमें भी अत्यधिक प्रभावशाली दवाई कौन सी है, सल्फापिरिडीन है। अब बात आती है 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन कवक से प्रतिजीवाणु की खोज की, पेनिसिलियम ग्लोकम, ठीक है। इसमें से उन्होंने क्या किया, एक प्रतिजीवाणु या एंटीबायोटिक निकाला। वो एंटीबायोटिक किसमें काम आया, वो हमारे विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए काम में लिया। पहले इसका आइसोलेशन किया,
पेनिसिलिन का आइसोलेशन किया। जो पेनिसिलिन ग्लोकम जो था फंगस, उसमें से उन्होंने आइसोलेशन किया और पेनिसिलिन का आइसोलेशन करने के बाद उसका प्यूरिफिकेशन किया, बाद में इसको मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से काम में लिया। प्रति जीवाणुओं का सूक्ष्म जीवों पर नाशक और निरोधक दोनों प्रकार का प्रभाव होता है। यदि वो जीवाणु को समाप्त कर देते हैं तब तो वो जीवाणु नाशी कहलाते हैं, बैक्टीरियोसाइड कहलाते हैं, यदि वो जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। और यदि वो जीवाणु की एक्टिविटी को रोकते हैं, कम करते हैं, इनहिबिट करते हैं, तो उनको जीवाणु निरोधी कहते हैं। तो जो जीवाणुनाशी हैं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये एग्जाम आ सकता है। देखो जीवाणुनाशी कौन कौन से हैं, जीवाणु निरोधी कौन से हैं। जीवाणुनाशी कौन होते हैं, जो बैक्टीरिया को समाप्त कर देते हैं, उन्हें बिल्कुल मार देते हैं, वो जीवाणुनाशी। जो जीवाणुओं की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, जैसे जीवाणु क्या बहुत तेजी से हमारे शरीर में ग्रोथ करते हैं, वो बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं, तो क्या करें, उनकी एक्टिविटी को रोक दें, मारे नहीं, उनको रोक दें, उनको और आगे ग्रोथ ना करने दें, तो वो जीवाणु निरोधी कहलाते हैं। पेनिसिलिन एक जीवाणुनाशी है, आपको इसके एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे। एमिनोग्लाइकोसाइड ये भी जीवाणुनाशी है, और ऑफ्लॉक्सिन ये जीवाणुनाशी है। जीवाणु निरोधी की बात करें तो एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकॉल ये जीवाणु निरोधी का काम करते हैं। तो प्रतिजीवाणु या एंटीबायोटिक दो तरह के हो गए, जीवाणुनाशी और जीवाणु निरोधी। जीवाणुनाशी के एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे हमने बात की, ये आपको याद करने हैं। पेनिसिलिन, एमिग्लाइड, ये ऐसे पूछ सकते हैं ऑफ्लॉक्सिन किसका एग्जाम्पल है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये बैक्टीरियासाइड है, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्लोरामफेनिकॉल क्या है, ये जीवाणु निरोधी है। तो ये एग्जाम्पल हमें इस प्रकार से याद रखने होंगे। जीवाणु अथवा अन्य सूक्ष्म जीवों के उस परास को जिस पर किसी प्रतिजीवाणु का प्रभाव होता है, उस प्रतिजीवाणु के क्रिया स्पेक्ट्रम की तरह से व्यक्त करते हैं। इसलिए एक और आगे लाइन पढ़ें, फिर मैं ये वाली लाइन समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। जो जीवाणु ग्राम पॉजिटिव या ग्राम ग्राही और ग्राम अग्राही, इसको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विस्तृत परास का विनाश करते हैं अथवा निरोध करते हैं, उन्हें विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। अब यह बात को समझो, देखो जीवाणु दो तरह के, एक ग्राम पॉजिटिव एक ग्राम नेगेटिव। यदि कोई ऐसी ड्रग है या ऐसा कोई एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करता है, उनको विनाश करता है अथवा इनका विरोध करता है, वो तो कहलाते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। लेकिन यदि कोई ऐसा एंटीबायोटिक है, या तो वो ग्राम पॉजिटिव को करे या वो ग्राम नेगेटिव को करे, या तो उनका विनाश करे या उनका निरोध करे, तो अब उनका जो स्पेक्ट्रम है वो उतना ब्रॉड नहीं रहा, वो क्या हो गया, संकीर्ण हो गया, वो छोटा हो गया। तो हम कहते हैं उसको संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु, ठीक है। एक तो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब आप देखो पहली वाली लाइन पढ़ो, जीवाणु अथवा अन्य सूक्ष्म जीवों के उस परास को, परास मतलब वो रेंज जिस पर कि उस प्रतिजीवाणु का प्रभाव होता है, उसका कितना अधिक प्रभाव है, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्पेक्ट्रम, उसका हम कह रहे हैं वो उसका एक्शन स्पेक्ट्रम है। अब उसका जो क्रिया स्पेक्ट्रम है वो दो प्रकार का। यदि ये बहुत सारे प्रकार, अब हमारे मतलब बहुत सारे प्रकार के जीवाणुओं पर एक ही दवा असर कर रही है, हमारे अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो कई प्रकार के बैक्टीरिया हैं, अगर एक ही दवा कई प्रकार के बैक्टीरिया को समाप्त अथवा कम कर देती है, उनकी एक्टिविटी कम कर देती है, तो वो कहलाती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। यदि हमको जो दवा दी जा रही है वो केवल एक विशेष प्रकार के जीवाणुओं को ही मारे तो उस या उनको कम करे, तो उसको हम कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक या संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। जो प्रधानतः ग्राम ग्राही अथवा ग्राम अग्राही मतलब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करते हैं, उन्हें संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कहते हैं। या तो वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्टिविटी करेगा या वो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्टिविटी करेगा। तो जो एक सीमित मात्रा में, एक संकीर्ण मात्रा में एक विशेष जीवाणु के प्रति ही अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, वो नैरो स्पेक्ट्रम कहलाएंगे। जो कई जीवाणुओं पर एक साथ प्रभाव डाल रहे हैं उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। और दोनों की इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि हम तो क्या फिर वो नैरो लेते ही क्यों, हम तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ले लें, दोनों की ही अपनी अपनी इंपॉर्टेंस। यदि केवल एक जीव अथवा रोग पर प्रभावी हो तो उसका उल्लेख किसमें किया जाता है, सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में या नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में किया जाता है। पेनिसिलिन जी का स्पेक्ट्रम संकीर्ण होता है, इसका मतलब क्या है, ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये एक विशेष प्रकार के जीवाणुओं पर ही काम करेगा। लेकिन अगर हम बात करें एम्पिसिलिन की या एमोक्सिलिन, आप जब जाते हो डॉक्टर पास में दवाई लिखाने, वो एंटीबायोटिक कई बार एमोक्सिलिन लिखते हैं,
तो एमोक्सिलिन क्या है, ये विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये जो एम्पिसिलिन और एमोक्सिलिन है ये पेनिसिलिन का क्या है, सिंथेटिक कन्वर्टर है, ये जो उससे मिलकर डेरिवेटिव है, ये उनका बनाया गया है। इसका जो स्पेक्ट्रम होता है बहुत वाइड होता है, इसलिए इनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। एक और बात जो ध्यान में रखने की है कि पेनिसिलिन देने से पूर्व रोगी की पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशीलता का परीक्षण आवश्यक है कि वह रोगी पेनिसिलिन ले सकता है अथवा नहीं। तो एलर्जी टेस्ट पहले किया जाता है। ये पेनिसिलिन की सामान्य संरचना आपको दिखाई दे रही है, क्लोरामफेनिकोल का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और एक क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्लोरामफेनिकोल एक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु है। यह जठरांत में अति शीघ्र अवशोषित हो जाता है। इसे टाइफाइड, पेचिश, तीव्र ज्वर, यूरिनरी इन्फेक्शन या मूत्र संक्रमण, तानिका शोथ तथा निमोनिया में खिलाया जाता है। और आप देखो ये जो क्लोरामफेनिकोल है इसको हमने कहा ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। क्यों कहा, आप देखो कितने सारे बीमारियों के लिए ये क्लोरामफेनिकोल काम में ले रहे हैं। इसको टाइफाइड में भी काम में ले रहे हैं, पेचिश में भी काम में ले जा रहा है, हाई फीवर में भी काम में ले रहे हैं, यानी इन्फेक्शन में भी काम में ले रहे हैं, निमोनिया में भी काम में ले रहे हैं। तो ये जब बहुत सारे प्रकार के जीवाणुओं पर कोई दवा असर कर रही है, उस पर एक्शन कर रही है, उस पर विरुद्ध प्रभाव डाल रही है, तो उसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। वैंकोमाइसिन, ऑफ्लॉक्सिन अन्य महत्वपूर्ण विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु हैं। आप कई बार गए हो डॉक्टर्स का, हमारा पेट खराब हो रहा है तो हम क्या करें, तो वो ऑफ्लॉक्सिन लिखते हैं जनरली। आप देखना वो क्या दवाई लिखेंगे, ऑफ्लॉक्सिन। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। प्रतिजीवाणु डिसिडेरिन को कैंसर कोशिकाओं के कुछ प्रभेदों में प्रति अविषालु माना गया है। अब इसके बाद अगली क्लास की बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग है वो है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। दोनों शब्द अलग अलग हैं, दोनों को ध्यान से समझें। हालांकि कई बार एक ही पदार्थ, एक ही केमिकल एंटीसेप्टिक का भी काम कर सकता है और डिसइंफेक्टेंट का भी काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पहले हम दोनों को ध्यान से समझें कि एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट यानी कि पूतिरोधी और विसंक्रामी हैं क्या। पूतिरोधियों को सजीव ऊतकों जैसे घाव, चोट, अल्सर और रोगग्रस्त त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। यानी कि जो लिविंग टिश्यूज़ हैं उन पर यदि हमें किसी प्रकार के संक्रमण को ख़त्म करना है तो हम उसमें एंटीसेप्टिक काम में लेंगे, पूतिरोधी काम में लेंगे। ये कौन से हैं, ये फ्यूरासिन और सुफ्रामाइसिन। आपने अक्सर देखा हमको बरसातों दिनों में घाव हो जाता है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तो डॉक्टर सुफ्रामाइसिन देते हैं, सुफ्रामाइसिन लगा लो। सुफ्रामाइसिन क्या है, ये एक एंटीसेप्टिक है जो हमारे ऊतकों पर लगाते हैं। कब लगाते हैं, टिश्यूज़ पर, जब घाव, चोट या अल्सर इस प्रकार की या कोई स्किन इन्फेक्शन हो जाए। साधारणतः प्रयुक्त किया जाने वाला पूतिरोधी डिटॉल है। ये तो आपने सबसे पहले देखो, कहीं हमारे लग जाती है, सबसे पहले हम कहते हैं कि डिटॉल से साफ कर लो। डिटॉल में क्या है, डिटॉल में क्लोरोजाइनिलॉल है, टर्पिनियोल और एल्कोहल, इनका मिश्रण है। डेटॉल जो हम काम में लेते हैं वो क्लोरोजाइनिलॉल, टर्पिनियोल और एल्कोहल इनका मिश्रण है। ये देखो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, क्लोरोजाइनिलॉल, इसका स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए, क्लोरोजाइनिलॉल, टर्पिनियोल और इन दोनों और प्लस इसमें होता है एल्कोहल। इनसे मिलकर क्या बनता है, डिटॉल बनता है। ये कैसा काम कर रहा है, ये एंटीसेप्टिक का काम कर रहा है। जब कभी हमारे कहीं कट जाती है, लग जाती है, हमारे कोई घाव हो जाता है, तो हम सबसे पहले उसको डेटॉल के पानी से धोते हैं। क्यों धोते हैं, कि उसमें जो भी कटने के बाद में बैक्टीरिया यदि आ गए होंगे तो वो बैक्टीरिया को समाप्त कर देगा। तो वो उसको वहाँ पर कैसा काम कर रहा है, वो वहाँ पर वो एंटीसेप्टिक के रूप में काम कर रहा है। एक आपको स्ट्रक्चर और राइट साइड में दिखाई दे रहा है बाईथायोनल। ये जो हम नहाने के साबुन काम में लेते हैं ना, उस सब में बाईथायोनल होता है। अधिकतर साबुन में आप जब उसका इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो उसमें बाईथायोनल है। ये बाईथायोनल क्या कर रहा है, ये भी एक तरह से एंटीसेप्टिक का काम करता है। बाईथायोनल को साबुन में पूतिरोधी गुणधर्म प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है। ये एक तरह से कैसा काम करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। आयोडीन एक प्रबल पूतिरोधी है। इसका अल्कोहल जल में 2-3% घोल टिंक्चर ऑफ आयोडीन या आयोडीन का टिंक्चर कहलाता है। यह भी एग्जाम में पूछते हैं कि आयोडीन का टिंक्चर क्या है, कि आयोडीन का अल्कोहल जल जिसमें मिश्रण कितना है 2-3%, वो आयोडीन टिंक्चर कहलाता है। आप जब कभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में या डिस्पेंसरीज में जाते हैं तो वो आयोडीन टिंक्चर लगाते हैं आपको सबसे पहले। वो आयोडीन टिंक्चर का है, वो आयोडीन क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो कैसा है कि एंटीसेप्टिक की तरह से काम करता है। इसे घाव पर लगाते हैं। आयोडोफॉर्म को भी घावों पर पूतिरोधी के रूप में काम में लिया जाता है या एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लेते हैं। आपने देखो जब कभी हमारी आंखों में कुछ जलन जाती है या आंख हमारी सूज जाती हैं तो हम बोरिक एसिड काम में लेते हैं। ऐसे कहते हैं, बोरिक एसिड मिलता है बाजार में एक छोटे से बॉक्स में, वो ले लो, गर्म पानी करो,
और गर्म पानी करने के बाद हम बोरिक एसिड डालो निश्चित मात्रा, और रुई के फाहे से हम उस बोरिक एसिड वाले पानी को आँख में डालते हैं, जिससे कि उसमें जो भी जीवाणु होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। ये एक तरह से एंटीसेप्टिक की तरह से काम करता है। तो बोरिक एसिड का तनु विलयन भी आँखों के लिए दुर्बल पूतिरोधी का काम करता है। विसंक्रामी, अभी आ गई डिसइंफेक्टेंट की बात। डिसइंफेक्टेंट या विसंक्रामियों का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं जैसे फर्श, नालियों अथवा यंत्रों पर किया जाता है। अंतर देख लो, हमने क्या कहा, एंटीसेप्टिक किस में काम मिलेंगे, सजीव ऊतकों में काम मिलेंगे। हमारे जब कभी घाव, फोड़े, फुंसी, त्वचा पर कहीं कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई कट लग गया, वहाँ तो हम काम में क्या ले रहे हैं, एंटीसेप्टिक। और डिसइंफेक्टेंट कहाँ काम में ले रहे हैं, निर्जीव वस्तुओं। जैसे हम पोंछा लगाते हैं फर्श पर, तो पोंछा लगाते समय एक आपने देखा कई बार कहते हैं फिनाइल डाल दो, तो वो क्या है, वो डिसइंफेक्टेंट है। फर्श को साफ करने में, नालियों को साफ करने में, कोई एपरेटस है उनको साफ करने में, इंस्ट्रूमेंट्स को साफ करने में जो काम में लिया जाता है केमिकल, वो डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। सांद्रता में परिवर्तन पर वही पदार्थ पूतिरोधी अथवा विसंक्रामी का कार्य कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक ही सब्सटेंस है, कंसंट्रेशन में चेंज कर दीजिए, वही एक पदार्थ है, यानी कि केमिकल कंपाउंड एक है, कंसंट्रेशन में चेंज करने पर वो एंटीसेप्टिक का भी काम कर सकता है और वो डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी काम में आ सकता है। जैसे फिनॉल, इसका यदि हम 0.2% विलयन बनाते हैं, कितना बनाते हैं, 0.2% विलयन, तो ये एंटीसेप्टिक है। यदि इसका 1% विलयन बनाते हैं तो ये भी संक्रामी है। ये जो अब आप देखो कंसंट्रेशन चेंज किया है, वही एक पदार्थ फिनॉल। यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा ली, यानी डिसइंफेक्टेंट कौन है, जिनको कि निर्जीव वस्तुओं में काम में ले रहे हैं, उसमें कैसा लेंगे, ज़्यादा कंसंट्रेट सॉल्यूशन लेंगे। 1% सॉल्यूशन लिया तो वो डिसइंफेक्टेंट का काम कर रहा है। और यदि हम उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं, यानी कि 0.02%, तो वही फिनॉल यहाँ कैसा काम कर रहा है, एंटीसेप्टिक का काम कर रहा है। क्लोरीन की जल में अत्यधिक कम मात्रा, यानी कि 0.2 से 0.4 ppm, बहुत कम पार्ट्स पर मिलियन, ये सांद्रता, अत्यधिक कम सांद्रता में सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब किसका काम करते हैं, डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हमने शुरुआत की पहले तंत्रिकीय औषधियों से, हमने कहा उसके बाद एनाल्जेसिक्स की बात की। हमने कहा ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है नार्कोटिक और एक नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। उसके बारे में हमने जाना, किस प्रकार से ये क्रिया करती हैं, उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं, उनके क्या उदाहरण हैं, उनके बारे में हमने सीखा। फिर हमने सीखा एंटीबायोटिक के बारे में। हमने कहा बहुत बड़ा वर्ग है। सबसे पहले हमने जैसे कहा कि सेल्वेरसेन बनी थी दवा, जिसको सिफिलिस में काम में लिया था, उस आर्सफेमनिन। फिर हमने बात की उसका जैसा एक एजोडाइज बनाया, एजोडाइज में से बना एक प्रोंटोसिल दवाई, और प्रोंटोसिल से बना सल्फानिलामाइड, जो बहुत बड़ा वर्ग बन गया सल्फा ड्रग्स का। उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की पेनिसिलिन की। फिर हमने बताया एंटीबायोटिक्स किस प्रकार से बनी। फिर हमने सीखा कि एंटीबायोटिक्स दो प्रकार की होती हैं, एक जिनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं और एक कहते हैं जिनको नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। वो जो बहुत सारे जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करती हैं, उनको समाप्त अथवा उनके प्रभाव को निरोध कर देती हैं, कम कर देती हैं, वो तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाती हैं। और वो जो एक विशेष प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करें, उनको हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद हमने बात की, डिसइंफेक्टेंट की बात की, एंटीसेप्टिक्स की बात की कि एंटीसेप्टिक पदार्थ कौन से होते हैं, जिनको सजीव ऊतकों पर काम में लेते हैं वो एंटीसेप्टिक कहलाते हैं, जिनको निर्जीव पदार्थों पर काम में लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, उनको विसंक्रामी या फिर डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। फिर हमने यह भी सीखा कोई एक पदार्थ है, यदि उसकी सांद्रता में परिवर्तन कर दें तो वही जो पहले एंटीसेप्टिक का काम कर रहा था वो अब डिसइंफेक्टेंट का भी काम करेगा। एग्जाम्पल से सीखा था, फिनॉल का यदि हम 0.2% सॉल्यूशन बनाएं तो वो कैसा काम करेगा, वो एंटीसेप्टिक का काम करेगा। यदि वही फिनॉल का यदि हम 1% सॉल्यूशन बना लेते हैं तो हमें कैसा काम करेगा, वो डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा। क्लोरीन वाटर में डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, सल्फर डाइऑक्साइड की बहुत थोड़ी सी मात्रा डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। तो एंटीबायोटिक के साथ साथ हमने डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक इसके बारे में भी विस्तार से जाना। अगली क्लास में जो हम बात करेंगे वो हम एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम भोज्य पदार्थों में रसायन के बारे में बात करेंगे। हम इसके अलावा बात करेंगे साबुन और डिटर्जेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो उस सब को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। नमस्कार।